नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? मैं अंकुर पारेख आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपनी गुड नाइट क्लास में। जी हाँ साथियों, गुड नाइट क्लास यानी कि रात को 9 बजे होने वाली ऐसी क्लास जिसके अंदर हम सभी विषयों के सभी चीज़ों का आत्मसातीकरण करेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे। और आज इसी संदर्भ में हम आरएस का पेपर जो देख रहे थे, क्योंकि बेटा आरएस के पेपर को मदर ऑफ ऑल एग्जाम कहते हैं, इसलिए आरएस के पेपर से अच्छा डिस्कशन हो ही नहीं सकता कि सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या परीक्षा के अंदर आएगी, और आएगी भी तो उसको किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, पिछली बार तक हमने 65 प्रश्नों को देख लिया था, अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक प्रश्न है आपके सामने, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ठीक है, ध्यान से देखना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? अजमेर, चित्तौड़, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर। इससे पता लग रहा है कि करंट अफेयर का बहुत महत्व है। ठीक है, ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बेटा आपके किन किन जिलों से गुजरेगा, यहां पर याद रखना अजमेर, चित्तौड़ और बीकानेर से ये गुजरेगा। 68 का आंसर नंबर क्या होगा? पहला होगा। ठीक है, याद रखना ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ठीक है, इसके अंदर और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। जैसे ही ये पेपर सोल्व हो जाएगा पूरा, उसके बाद में एक एक चीज को मैं आपको डिटेल से देखूंगा, बताऊंगा। ये वाला जो 1 घंटा है, ये आप बाकी जितनी भी तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, सारी चीजों का सार होगा। ये 1 घंटे की क्लास, थोड़ी सर्दी भी कम हो जाएगी 10-1 दिन के अंदर, उसके बाद में हम इस क्लास का टाइम भी बढ़ा देंगे। चलिए बेटा, आगे आपके अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना। इसके अंदर आपको एक सूची दे रखी है, सूची 1 और सूची 2, इसमें आपको मिलन करवाना है। देखो कितने सारे प्रश्न आ गए आपके सूची को मिलान करवाने वाले। ठीक है, हर रोज मैं आपको 20 से 22 क्वेश्चन रोज करवाता हूं, और हर रोज अभी तक के 3 बार इस तरीके के प्रश्न आए हैं, यानी कि इसका महत्व बहुत ज्यादा है। चलिए बेटा देखिए, यहां पर 4 स्थान दे रखे हैं, पावागढ़, तातापानी, मुपंदल और काकरापार, और आपको बताना है कौन सा क्षेत्र किस एनर्जी रिसोर्सेज से बड़ा हुआ है, पवन, सौर, भूतापीय या परमाणु। ठीक है, तो याद रखना इसका आपके सबसे पहले तातापानी का आपने नाम सुना होगा कि बेटा तातापानी जो स्थान है वो तातापानी कहां से जुड़ा हुआ है? ये तातपानी आपके बेटा भूतापीय से, जियोथर्मल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। बी का तीसरा, तो देखिए बी का तीसरा 2 जगह से मिल रहा है, यानी कि हमारे अपने आप ये 2 ऑप्शन हो गए। डी का चौथा सभी में मिला हुआ है, ज्यादा एनर्जी हमें खर्च करनी नहीं है। ककरापार कहां पर होगा? ककरापार होगा आपके कहां पर? ये है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, अब इन दोनों में से है, यानी कि एक जगह ए का पहला होगा या ए का दूसरा है, ये देखना है। ठीक है, तो याद रखना कि जो आपका पावागढ़ है, ये पावागढ़ बेटा सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ए का दूसरा हो गया। अब मुपंदन हमें अगर नहीं भी पता तो भी हम जोड़ देंगे, पवन ऊर्जा से है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत सरल होते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि दिखने में जरूर ये प्रश्न थोड़े कठिन लगते हैं, लेकिन बेटा ये प्रश्न बहुत सरल होते हैं। अगर इनको सरलता से, सहजता से, सादगी से किया जाए तो इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न, एक और सूची 1 और 2 को मिलान करने वाला आ गया। अब देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी एसआई के अंदर भी है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, यहां पर 4 स्थलाकृति है, एकांकागुआ, मेसेटा, सेरेनगटी का मैदान, गिब्सन डेजर्ट, और यहां पर दे रखे हैं 4 महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिण अमेरिका। अब फिर से यही होगा, इनमें से चारों ऑप्शन आए ऐसा कतई जरूरी नहीं है। ज्यादातर बच्चे का समझ में, यार ये सेरेनगटी मैदान तो मैं कटे पढ़े हुए कौन है, और बहुत धोजनी छुटा ले वो कहे पेपर देखो कत्तो कठिन आयो, इया का प्रश्न आजकल पूछ रही है आरपीएससी, और बार है कायोसी। प्रश्न बहुत सिंपल है, इनमें से कुछ तो आता होगा आपको, कुछ तो आता होगा, और कुछ आने से आपका प्रश्न सही हो जाएगा।
ठीक है। जैसे बेटा गिब्सन का डेजर्ट कहां पर है, ये सभी जगह जनों को पता है कि आपका गिब्सन का डेजर्ट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। तो डी का पहला देख लेते हैं, डी का पहला कहां कहां है, डी का पहला इसमें है, इसमें है, इसमें, यानी कि चलो एक ऑप्शन तो हमारा गलत हुआ, एक ऑप्शन तो हमारा गलत हुआ। अब आपको देखते हैं कि बेटा एकांकागुआ, एकांकागुआ के बारे में तो बच्चों पढ़ाया है आपके प्रदीप सर ने। एकांकागुआ कहां है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर। अब देखो डी का पहला और ए का चौथा, ए का चौथा डी का पहला इन दो के अंदर ही बच गया, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऐसे बहुत कम प्रश्न होते हैं जिनमें आपको 3-3 4-4 के तक जाते हैं। अब आपको मेसेटा, मेसेटा एक जगह है जो बेटा कहां पर है, यूरोप के अंदर है, ठीक है। तो बी का तीसरा कहां पर है, बी का तीसरा यहीं पर है। और उसके बाद में सेरेनगेटी का मैदान कहां पर है, ये बेटा अफ्रीका के अंदर है। तो ये आपके बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें से आपको दो ऑप्शन पता होने के बावजूद आंसर नहीं आता, लेकिन इस तरीके के भी आते हैं, ठीक है। और प्राय वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के इसी प्रकार से आते हैं, ठीक है। यहां पर आपको पर्वतों के बारे में पता होना चाहिए, आपको नदियों के बारे में पता होना चाहिए, आपको झील के बारे में पता होना चाहिए, आपको मरुस्थल के बारे में पता होना चाहिए, बस हो गया काम। ज्यादातर 99% क्वेश्चन इसी से आएंगे। और आप पेपर उठा के देख लीजिए पिछले 10 सालों के 10 में से 9 प्रश्न इसी प्रकार के आए हैं। और 9 में से भी 6 या 7 बार आपको एक ऑप्शन भी आ गया तो आपकी नैया पार हो गई, ठीक है। चलिए 70वां प्रश्न हो चुका है। अब अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। चलिए ये उस समय का प्रश्न था, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सूचकांकों के ऊपर मैं एक अलग से क्लास लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको सारे के सारे सूचकांक बता दूंगा। उस समय का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान था 139, ठीक है। देखो सूचकांकों का बारे में मैं आपको अलग से क्लास भी लेऊंगा, लेकिन इंडेक्स के ऊपर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। सूचकांकों में बेटा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सूचकांक जारी किसने करा, ठीक है। मतलब इशूड दैट इंडेक्स, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको ये होनी चाहिए। उसके बाद में याद रखना होगा कि टॉप पर कौन है, ठीक है, फर्स्ट पर कौन है। और उसके बाद में भाई साहब हमारा रैंक कौन सा है। अगर इंटरनेशनल सूचकांक है तो इंडिया का रैंक, और नेशनल सूचकांक है तो भैया हमारे राजस्थान का रैंक कौन सा है। बस इन 3 प्रश्नों का उत्तर आप देख लीजिए, 99% प्रश्न आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये सूचकांक बेटा करंट अफेयर का सबसे कठिन टॉपिक में से एक माना जाता है। वैसे आपके जो 8 बजे मैं क्लास लेता हूं उसके अंदर बता दूंगा, लेकिन एग्जाम से पहले मैं एक सूचकांकों की अलग से क्लास लेकर आऊंगा और उस क्लास के अंदर आपको याद करवा दूंगा। करंट अफेयर के प्रश्नों पर ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए उसके बाद में आया है आपके औद्योगिक उत्पादन निदेशांक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP, ठीक है। इसको कहा जाता है औद्योगिक उत्पादन निदेशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर औद्योगिक क्रियाओं का मापक है। इसमें क्या चीज शामिल नहीं होती, गैस जलापूर्ति, विद्युत, विनिर्माण और खनन, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर याद रखना, गैस और जलापूर्ति इसके अंदर शामिल नहीं होती है। ये प्राथमिक क्रिया के अंदर मानी जाती है, जबकि विद्युत है, विनिर्माण है और खनन है, ठीक है। यह प्रश्न कहां से आया है, यह प्रश्न आपके भारत की आर्थिक समीक्षा से आया है, ठीक है। बहुत जल्दी आपके आर्थिक समीक्षा आने वाली है, बजट आने वाला है। मोदी जी भी अपना भारत का बजट आएगा और राजस्थान का बजट आएगा। जैसे ही बजट आता है, जैसे ही आर्थिक समीक्षा आती है, बेटा आप लोगों का काम बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि इससे 90% क्वेश्चन आते हैं और आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बजट आने के अगले ही दिन से मैं आपको सुबह जो 8 बजे करंट अफेयर की क्लास है उसके अंदर बजट पूरा करवा दूंगा। भरोसा रखिए अपने भाई पर, ठीक है। और बजट के पिछले 3 साल से मैं अलग अलग जगह क्लास ले रहा था और 99% क्वेश्चन बजट के बैठे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है आपके लिए 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना पर व्यय का प्रतिशत है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इस प्रश्न का आंसर पढ़ने की, ठीक है, या रटने की, क्योंकि नया आंकड़ा आपका जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। 2022-23 का भी मैं नहीं बता रहा, कोई मतलब नहीं है। 2023-24 का जो बजट आएगा नया, उसका हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला है आपके बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब देखो इस तरीके के प्रश्न हिंदी की जगह आपको अंग्रेजी में देखने चाहिए। द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इकोनॉमिक्स की सिंपल सी चीज है। इसका मतलब क्या है? तो बेटा इसका मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, यानी कि बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसके अंदर से हमको क्या घटाना होता है? मूल्यह्रास। ठीक है, तो हम घटा देते हैं, तो बेटा हमको मिलता है बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एमपी। ठीक है, याद रखना ये आपके का डेफिनेशन है। जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि सर अधिकतर प्रश्नों में ऐसे कह रहे हैं बता दूंगा, कब बताएंगे? तो बेटा एक बार आरएस का पेपर आपके पूरा हो जाए, आपको पता लग जाए कि सर परीक्षा के अंदर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसके पश्चात जो हमारा अगला राउंड होगा तब हम ऐसे ही एक एक चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। और ये आपकी जो क्लास होगी ये विश्वास कीजिए सबसे शानदार क्लास होगी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला लिया? पता है आपको, पहले बेटा आपके रेलवे और जो आपका आम बजट है वो अलग अलग होता था। ठीक है, और क्योंकि एकवर्ट कमीशन ने एक एकवर्ट आयोग था, उसकी रिकमेंडेशन पर क्या हुआ था, रेल बजट अलग हो रहा था अंग्रेजों के टाइम से। और वास्तव में जो रेल बजट होता था वो एक तरीके से तुष्टीकरण का मंत्र बन गया था। ठीक है, लेकिन मोदी सरकार ने कहा कि अब ये दोनों एक ही होंगे। कब से हुआ है ये बेटा? जो बजट दिया था 2017-18 में, 2017-18 में जो बजट था उस बजट से रेल बजट पूरी तरीके से केंद्रीय बजट के अंदर मिल गया। ठीक है, बजट से देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और बजट की जो थ्योरी होती है उससे भी प्रश्न आते हैं, और आपको वो सारी की सारी चीजें हम करवा देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, राजस्थान में बेटा जो आपकी योजना है उसके लिए कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इस योजना का नारा अपनी योजना आपनो विकास है, पहला ऑप्शन। ठीक है, इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र और राज्य के बीच में 60:40 में हिस्सेदारी है। योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों व कार्मिकों के क्षमता संवर्धन पर है। पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कर दिया है। ठीक है, तो याद रखना अपनी योजना आपनो विकास इसका नाम नहीं है। 60:40 ज़्यादातर योजनाओं में केंद्र और राज्य का 60:40 होता है। विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों के और कार्मिकों के क्षमता संवर्धन पर है। एमएलए एमपी किस प्रकार से ग्राम की अर्थव्यवस्था, ग्राम का विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, उसी पर यह पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित है। पंचायत सशक्तिकरण अभियान जो था उसका ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कर दिया है। ये बात भी सही है। आपको क्या ढूंढना था? गलत कथन ढूंढना था, ये पहला है। ठीक है, उस समय ये योजना बहुत ज़्यादा रिलेवेंस थी, इसने पूछा था। अब इस योजना के प्रश्न पूछने के चांसेज काफ़ी कम है। ठीक है बच्चों, एक बार क्लास को शेयर करो। देखो आपके लिए मेहनत करके क्लास बनाते हैं। ठीक है, क्लास आपकी होनी चाहिए, कहीं जाना भी हो तो भी आपकी क्लास का ध्यान रखा जाता है, और उसके बावजूद आप कम देखते हो तो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। हम सोचते हैं यार इतनी मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, इन टावरों के लिए, इन टिंगरों के लिए, और यहाँ का ही कर रहा है ना। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 77, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का मतलब क्या है? 77 का
आधार वर्ष, ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेस ईयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस ईयर, ठीक है, इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिस वर्ष की आय का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना में किया जाता है, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना में किया जाता है, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना में किया जाता है, जिस वर्ष की आय का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना में किया जाता है। याद रखना, ठीक है, फिर से कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स और साइंस आपको हिंदी की बजाय इंग्लिश में पढ़ना चाहिए अगर आप कंफर्टेबल है तो। और भाई साहब कंफर्टेबल है ही कौन है, अरे बार है मन तो अंग्रेजी कौन ना हुए तो फिर तो कोई काई कौन कर सके। चलो याद रख जो इको मतलब का ही है बेटा, इको मतलब है द ईयर whose prices are being used to calculate the real GDP, ठीक है, रियल जीडीपी इस शब्द पर याद रखो, और उसमें कीमतों पर, ठीक है, प्राइस जिस पर बेटा आपके रियल जीडीपी की गणना करी है उसे कहा जाएगा आर्थिक आधार वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न था, और सबसे बड़ी बात बताऊं, जब इस पेपर का सॉल्यूशन कराया था तो कई लोग जो अपने आप को अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता समझते हैं, ठीक है, नाम नहीं लूंगा बड़े मंच पर, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने भी इस प्रश्न को गलत बताया था, और एक आध महानुभव ने तो भैया इस प्रश्न को आउट ऑफ कोर्स बता दिया कि प्रश्न ही गलत है, बोनस मिलेगा, नहीं मिला। चलिए अगला प्रश्न है बेटा आपका, राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का क्या हिस्सा है। व्हाट इज द शेयर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट इन फंडिंग इन नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी 20, 30, 40 या 50, ठीक है। बताइए बेटा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा 40। देखो मैंने ज्यादातर का बताया था कि 40। अब देखो यहां पर भी कई बच्चों ने गड़बड़ कर दी, क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा, ये तो पता था कि ज्यादातर योजनाओं में, देखो 90% योजनाओं में केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40 होता है, लेकिन 40 ही सही था। लेकिन उसने क्या पढ़ा, 20, 30, 40, 50, 40 है सी पर, सी को गोला कर दिया, 3 को गोला कर दिया, वहां बोला यस, बाहर निकल के कहा शिट, ठीक है। ऐसी गड़बड़ आप मत करना प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसी गड़बड़ जो करते हैं उन बच्चों पर मुझे बहुत तरस आता है, कई विद्यार्थियों को जानता हूं। खैर एग्जाम की गड़बड़ी भी ऐसी होती है कि आपको ऐसी गड़बड़ कराता है, इसीलिए कहते हैं बच्चों कि परीक्षा आराम से शांति से दो। हम पता नहीं किस जल्दबाजी में होते हैं, ठीक है। अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई करी है, अगर आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करी है, तो निश्चित रूप से आपको बच्चों कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेपर में पर्याप्त टाइम होता है, ठीक है। चलिए सॉरी, अगला प्रश्न है, व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा, ठीक है। 146, 63, 77 या 96, ठीक है। तो बेटा याद रखना इंडिया गोट 63 रैंक, ठीक है। अब इसको भी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स का प्रश्न मैं आपको अलग से जैसे ही रिपोर्ट आएगी वैसे ही करवा दूंगा। अगला प्रश्न ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इसके बाद में कई एग्जाम के अंदर पूछा गया था, पीएसआई के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है। याद रखना, राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस विभाग को नोडल विभाग घोषित करा है। मुख्यमंत्री, उद्योग निदेशालय, आयोजना या मानव संसाधन विकास विभाग, ठीक है। याद रखना, Which of the following department has been declared as the nodal department for the effective implementation of Sustainable Development Goal in Rajasthan? CMO, Directorate of Industry, Planning Department, Human Resource Department. चलिए बताइए बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आयोजना विभाग, ठीक है। ये कई बार प्रश्नों के अंदर आ गया, इसीलिए आपको आरएस का पेपर करवाते हैं कि भैया आरएस का पेपर एक तरीके से बता देता है कि आने वाली परीक्षाओं के अंदर कौन कौन से प्रश्न संभावित पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न संभावित रूप से पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में बता देता है आपको आरएस। अगला प्रश्न,
लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? देखो बेटा, दो योजना प्रारंभ करी गई थी, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री श्रमिक मानधन योजना एक साथ ही करी थी। 15 अगस्त 2020, 12 सितंबर 2019, 26 जनवरी 2020 या 25 अगस्त 2019। ठीक है, बताइए 81वें का आंसर क्या होगा? ठीक है, उस समय की ये प्रश्न था। ठीक है, अब आपको ये नहीं पूछेंगे कि कब करी गई, अब इसके अंदर का प्रावधान पूछेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जिले में की गई? ठीक है, एक बेटा फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी है, फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय है, और एक फिनटेक पार्क है। दोनों अलग अलग है। ठीक है, फिनटेक एक तो बेटा आपका यूनिवर्सिटी है और एक फिनटेक पार्क है। बताओ फिनटेक यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुई? 82वें प्रश्न का आंसर बता दो। ये बेटा फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना तो आपके जोधपुर में हुई है। ठीक है, और फिनटेक पार्क कहाँ होगा? पार्क है जयपुर में। ठीक है, पार्क जयपुर में और यूनिवर्सिटी जोधपुर में। ठीक है, ये याद रखना ना। अगला प्रश्न है आपके लिए, 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल योजना में सहायता कौन देता है? अटल भूजल योजना भारत के 7 राज्यों के लिए हुई है जिनमें जल की कमी है। राजस्थान भी इसमें शामिल है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के अंदर भी वर्णन था और वैसे भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, विश्व बैंक, पुनर्निर्माण और विकास हेतु यूरोपियन बैंक, अंतः अमेरिकी विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। कौन कौन से राज्य हैं? चलिए एक बार देखने थे। ये देखिए राजस्थान हो गया, राजस्थान के नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा गुजरात हो गया। ठीक है, दक्षिण में। गुजरात के नीचे देखेंगे तो महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, राजस्थान के पड़ोसी राज्य यूपी हो गया, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, और एक राज्य हो गया कर्नाटक। ठीक है, ये 7 राज्य हैं जिनमें बेटा ये योजना चल रही है। ठीक है, ध्यान से देखना, जो आपकी अटल भूजल स्कीम योजना है, अटल भूजल स्कीम योजना है, वो इन सभी जगह चल रही है। अंतिम प्रश्न आज का, मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। ठीक है, तो मरु त्रिकोण में जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो याद रखना मरु ट्रायंगल जो बनता है वो आपके जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के अंदर बनता है। इधर जोधपुर होगा, इधर आपके बीकानेर होगा और इधर जैसलमेर होगा। ठीक है, चलिए बाकी प्रश्नों के साथ में कल फिर मुलाकात होगी इसी टाइम पर आपके अपने चैनल क्लास 24 आपनो राजस्थान पर। भरोसा रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। निश्चित रूप से ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप पर भरोसा रखना दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। क्लास 24 आपनो राजस्थान पे क्लासेज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सुबह 8 बजे मेरी क्लास होती है करंट अफेयर की क्लास, जिसको लीजिए, जिसके अंदर मैं आपको शुरुआत कराऊंगा राजस्थान के प्रमुख न्यूज़पेपर से। ठीक है, आपको कोई अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको बेटा उसके साथ साथ मैं है ना सुजस बुलेटिन राजस्थान सरकार की वो कराता हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के कराता हूँ, पुराने प्रश्नों का रिवीजन रैपिड फायर से होता है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण योजना होती है। उसके बाद में 9 बजे आपकी क्लास आएगी। ठीक है, जिसके अंदर आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर संजय सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी गणेश सर की। 11 बजे ज्योग्राफी की प्रदीप सर की क्लास होगी। इसके बाद में आपको 3 बजे सीईटी का मॉडल पेपर कराया जाता है, जिसके अंदर संजय सर और गणेश सर आपके साथ में होते हैं। उसके बाद में इस क्लास से 1 घंटे पहले यानी कि 8 बजे ज्योग्राफी की क्लास है प्रदीप सर की। 9 बजे मेरी गुड नाइट क्लास होती है। ठीक है, जिसके अंदर आप पढ़ रहे हैं, और थोड़ी देर में 10 बजे आपके लिए मैं EORO की क्लास लेकर आऊँगा। क्लास 24 आपनो राजस्थान पर देखिए सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आपके लिए क्लास कंटिन्यू चल रही है। सारे टीचर मेहनत कर रहे हैं, इसमें आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। आप लोगों का जो प्यार है वही हमारे लिए एक मोटिवेशन और एनर्जी का काम करता है, जिसकी हमें अत्यंत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, फिर मुलाकात होगी। अपना, अपने चाहने वालों और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। राधे राधे।